शक कहते हैं, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा आप लिखिएगा कैग, CAG, ठीक है, कैग लिखिए, कैग। इसको कैग पढ़िएगा, यही लिखिएगा, पूरा मत लिखिएगा। कैग भारतीय लेखा परीक्षण, कैग भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का, भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। लेखा विभाग का मुखिया होता है। कैग, आगे लिखिए पूर्ण विराम, कैग वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ, कैग वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ, वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। नियंत्रक होता है। कैग का नियंत्रण, कैग का नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। कैग का नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है। मतलब जो लेखा परीक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कैग करेगा, वही कैग राज्यों की लेखाओं का भी परीक्षण करता है। हाँ, इतना जरूर है, जब यह भारत सरकार के विभाग या लेखा का परीक्षक करेगा, इसकी जो रिपोर्ट होगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और जब राज्य सरकारों के लेखाओं की जांच करेगा तो इसकी जो रिपोर्ट होती है वो किसको देगा? राज्यपाल को। ठीक है, ये अंतर दोनों में है, लेकिन दोनों के लेखाओं का परीक्षण कौन करता है? कैग, CAG करती है। मतलब अ कॉमन मशीनरी बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट, यानी कि दोनों की लेखाओं का परीक्षण करने का काम एक ही संस्था करती है। उसका क्या नाम है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आगे लिखिए, नियुक्ति एवं कार्यकाल, डालिए कैग की नियुक्ति एवं कार्यकाल। कैग बेटा, कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महापरीक्षक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या पढ़ रहे हैं? कैग। तो कैग का या कैग की नियुक्ति एवं कार्यकाल, कैग की नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो लिखिए, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लिख लीजिए पहला पॉइंट, कैग की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शपथ कौन दिलाएगा? लिख लीजिए। और शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अपॉइंटमेंट एंड ओथ बोथ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको शपथ और नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। आगे लिखिए, कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 या
65 वर्ष जो भी पहले हो। कार्यकाल डैश करके लिखिए 6 या कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ओके, 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या तो कार्यकाल 6 साल पूरा हो जाए या उम्र 65 साल पूरी हो जाए। जो पहले पूरा हो जाएगा वहीं से बोरिया बिस्तर क्या होगा, बंद जाएगा। आगे लिखिए, अगर इनको इस्तीफा देना होगा तो किसको देंगे, देख लीजिए। कैद अपना इस्तीफा किसी भी समय जब मर्जी हो किसको सौंप सकते हैं, राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। कैद या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र कभी भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है। वैसे देगा नहीं, मतलब बता देंगे। क्यों देगा भाई आदमी, है? आगे लिखिए, हटाने का तरीका। कैद को हटाने का तरीका, कैद को हटाने का तरीका तो कैसे हटाया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। कैद को उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, कैद को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है बेटा, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? अरे भाई, वो जांच की पैनल बैठता है। पहले क्या होगा, अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होगा तो आधार क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, साबित कदाचार या सिद्ध कदाचार और प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के आधार पर। तो इसके लिए क्या होगा, एक कमेटी बनेगी, वह आरोपों की जांच करेगी। अगर आरोप एलिगेशन सही पाया जाएगा तब संसद के किसी भी सदन में क्या होगी, इनके हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। जिस सदन में पेश होंगे वहां का प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 से अगर हाउस पास कर देता है तो दूसरे हाउस जाएगा। अगर वह भी हाउस अपने प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देता है तो किसी भी जज को क्या होता हटना होता है। वही सेम प्रक्रिया इनके लिए अपनाई जाती है। किसके लिए, कैद। क्लियर? चलिए आगे लिखिए, ये लिखिए इतना। अब लिखिए कमिंग, लग रहा है समोसे भी सिखाने लग रहा है। बैठो, लिखो कैद की स्वतंत्रता, डालिए हेडिंग, कैद की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता या कैद की स्वतंत्रता। ठीक, तो बताओ इनकी क्या फ्रीडम मिली हुई है। पहला, कार्यकाल, अभी लिखना नहीं, कार्यकाल की सुरक्षा, यानी कि इनका कार्यकाल निश्चित है 6 या 65 वर्ष। इनको हटाने का तरीका वही है जो एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है। इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित नीति पर भारित होगा। पहली चीज, इनके अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको कोई हटा ना पाए और आपका वेतन फिक्स हो जाए, कम ना हो, तो फिर आप किससे डरेंगे? नहीं डरेंगे, क्योंकि आगे सर्विस करनी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद ये भारत सरकार या कहीं भी कोई जॉब नहीं करेंगे, नौकरी करनी नहीं है, वेतन घटना नहीं है और हमको हटा नहीं सकते हैं जब तक कि हम कोई क्राइम ना करते हैं।
तो फिर क्या किस बात का डर? तो आने की कैद फ्री और फेयर होकर के काम करे, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के। इसलिए संविधान में ये प्रावधान बनाए गए हैं। आई बात समझ में? नोट करिए पहला पॉइंट। पहला कार्यकाल की सुरक्षा। देखिए कार्यकाल की सुरक्षा अर्थात इनको राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल की सुरक्षा अर्थात इनको राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर लोग हैं एसएससी वाले। अच्छा अच्छा कोई नहीं। तो क्या लिखा आपने? राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधार और रीत से हटाया जा सकता है, उन्हीं आधारों और रीत से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं होते हैं, जब मर्जी चाहा हटा दिया। तो इनके का पहला क्या हो गया? कार्यकाल की सुरक्षा अर्थात कैद को राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं आधार और तरीकों से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। यानी कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, अपना पद छोड़ने के बाद, मतलब सेवानिवृत्ति के बाद या पद छोड़ने के बाद, अपना पद छोड़ने के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, अपना पद छोड़ने के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सेवा में कार्य नहीं कर सकते हैं। ये चाहे कि यहाँ के बाद चले हम कहीं और नौकरी कर लें, यह संभव नहीं है। केंद्र या राज्य के अधीन कोई भी सेवा या सर्विस नहीं कर सकते हैं। कोई भी नौकरी, सर्विस, सेवा कुछ भी लिख लो, कोई भी नौकरी नहीं करेंगे। अगर कैद अपना पद छोड़ देता है तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी सर्विस नहीं करेगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 3। वेतन और भत्ते लिखिए, इनके वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनके वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। लिखने रहे हो क्या? लिख लिया? बड़े स्मार्ट बॉय हो गए। और इनकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इनकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब देखो, अगर आपके पास सिर्फ 3 चीजें, आपको कोई नौकरी से निकाल ना पाए, आपका वेतन कम ना हो, कोई मतलब आपका वेतन कोई कम ना कर पाए, नौकरी से निकाल ना पाए, और आगे कोई सर्विस ना करना, किसी के बाप से नहीं डरोगे, जो तुम कर लोगे हमारा नहीं। बात आदमी के अंदर क्या भाव पैदा होगा? तुम कर क्या लोगे मेरा भाई? नौकरी से निकाल नहीं सकते हो, वेतन कम नहीं कर सकते हो, आगे हमें नौकरी करनी नहीं है। तभी तो हम फ्री होकर काम करेंगे भाई। हमें लालच है नहीं, आगे कुछ करना नहीं है, यही के बाद सेवा समाप्त।
आई बात समझ? ऐसे दिमाग में रखोगे तो फटाफट याद होगा, कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने की कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन की सुरक्षा, आगे हमें नौकरी नहीं करना है, बात खत्म। क्लियर? नहीं, नो, आगे लिखिए। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, चाहे तो लिखना चाहो लिख लो। ऐसे यार 65 साल में ऐसे आदमी ऊपर जाने की तैयारी करता है, एक अर्थ के आर्टिकल से निकल करके दूसरे के आर्टिकल में जाने की तैयारी करता है यार। अब नौकरी की बात करते हो हैं? चलो आगे लिखो। नियंत्रक एवं महालेखा कैग लिख लो। कैग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, कैग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, पेंशन और भत्ते भारत की संचित नीति पर भारित होता है। कैग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, पेंशन और भत्ते भारत की संचित नीति पर भारित होता है। क्या हो के प्रशासनिक व्यय, वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित नीति पर भारित होता है। समझ लीजिए बेटा, आइटम आपके जो भारत की संचित नीति, तो आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसी में राज्य का भी है, मानी कि भारत की संचित निधि, इसमें दो आइटम्स होते हैं। एक होता है चार्ज्ड, यानी कि भारित, भारत की संचित निधि पर भारित। एक होता है शेर या संचित निधि से व्यय या फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो आइटम भारित होते हैं उस पर चार्ज होता है, उन आइटम में संसद में केवल उस मद पर बहस हो सकती है, लेकिन इस पर वोट का कोई प्रावधान नहीं है। और जो भारत की संचित निधि से होता है, फ्राम होता है, उस पर बहस भी होगा और वोटिंग भी होगी। इसका मतलब कुछ समझ पाए? जी सर। क्या सर, उसमें वोट नहीं होगा मतलब उनका वेतन रुक नहीं सकता। गुड। भारत की संचित निधि पे भारित होने का मतलब खाली डिस्कस कर लो, चिल्ला चाहे जितना लो, कर कुछ नहीं पाओगे। आने की जब वोटिंग होगा तभी तो घटेगा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, जो है वही रहेगा चाहे जितना चिल्लाओ। आई बात समझ में? मतलब ये दिस इज द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरह से आपकी देयता है, भारत सरकार की क्या है? लायबिलिटीज है। मतलब इससे चाहे रो के दो चाहे हंस के दो, देना ही देना है। आई बात समझ में? जैसे सीएजी के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के सभापति के, ये सारे आइटम कोई विदेश से कर्ज लिए हों, ब्याज अदायगी करनी हो, दीज आर ऑल चार्ज्ड ओवर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। मतलब संसद इसको कम नहीं कर सकती है, इसमें कटौती नहीं कर सकती। इसको देना है तो देना है। आप डिस्कस कर लो, चिल्ला लो, चीख लो, लेकिन दोगे जरूर, क्योंकि वोटिंग का प्रावधान ही नहीं है, कम कर नहीं सकते हो। ठीक, जो आइटम प्राण होता है उस पर बहस भी होगा, वोटिंग भी होगा। मतलब उसमें कटौती करने की पॉसिबिलिटीज है, हालांकि होता नहीं। आपातकालीन लगे तो कर सकता है। हाँ, आपातकालीन में हो सकता है। भाई जब पैसे नहीं है बातें खत्म, खेला खत्म। अब जेब में ठंडी नहीं है तो बात खत्म। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान हो सकता है, यह एक स्पेशल केस है। नॉर्मल कंडीशन में इतनी बात समझ में आ गई?
यह है कैग की क्या स्वतंत्रता। आगे लिखिए कैग की कर्तव्य और शक्तियां। कैग की कर्तव्य और शक्तियां। तो अभी आपका कैग भी नहीं पड़ जाएगा, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाएंगे। एक और सोच रहे हैं कि और निपटा नहीं और निपटा उधर क्या देख रहे हो, घड़ी लगी है क्या कहीं? तो जल्दी जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ठीक है। नहीं कहते हैं कि जितना जल्दी फुर्सत मिल जाए। क्या करें, हमारी थोड़ी स्पीड ही ज्यादा है पढ़ाने, नहीं कि ठीक है भाई। देखो कोर्स भी कंप्लीट करना है, 4 लेक्चर्स हैं इसमें, जैसा 4 वैसा चलना चाहिए। हाँ 4 लेक्चर में अब आपको इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाने हैं। अभी देखो इंटर स्टेट काउंसिल भी है 263 के अंतर्गत, इंटर स्टेट काउंसिल, SC आयोग, OBC आयोग, ST आयोग, उसके बाद अभी UPSC पढ़ाना है। इतना कैसे कवर होगा एक दिन में? आई बात समझ में? ये टीचरों की मजबूरी होती है खींचना। चलो, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी हम भागेंगे नहीं। अच्छा, पहले भी हम क्लास में एक्सटेंड करवा सकते हैं। चलो 12 बजे आ जाओ, आ जाओगे सब? आ जाते हैं सब? यस सर। चलो अगली बार 12 से 4 लगवा देंगे, 4 घंटे क्लास। अगली बार 4 घंटे पढ़ लेंगे, 1 घंटा बढ़ा देते तो वो घटाएंगे। यस सर। ठीक है, हम भी आके फालतू टाला करते हैं, क्या फायदा? कोई काम धंधा तो रहता नहीं है, टाला करते हैं। चलो गाड़ी 11 साढ़े 11 तक आ जाती है, 12 से क्लास हो सकती है। लिखिए लिखो भारत की संचित निधि। लिखिए भारत की संचित निधि कामा प्रत्येक राज्यों की संचित निधि। भारत की संचित निधि कामा प्रत्येक राज्यों की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित, यूटी लिख लो, भारत की संचित निधि कामा प्रत्येक राज्यों की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश, यूटी लिख लो, यूनियन टेरिटरी, जहां पर विधानसभाएं हो, जहां पर विधानसभाएं हो। तो कहां पे विधानसभाएं हैं यूटी में? हम कह रहे हैं 3 जगह है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। कितने यूनियन टेरिटरी है? 10 की 12? 9? 8 हैं। कितने? 1। राज्य कितने हैं? 29 की 32? 28? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। कभी कभी बोले बच्चे कहते हैं हाँ सर है। ठीक, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी और 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर क्या है? विधानसभाएं हैं, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर। तो जिन राज्यों में यूटी में केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विधानसभाएं। कहाँ तक लिख लिया? सभाएं हैं के सभी व्यय संबंधित लेखाओं की से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। व्यय संबंधी सभी लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। कितना माल कहाँ खर्च किया हो, अपना अपना डायरी दिखाओ। ठीक, ये दूसरा लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, कैग भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित, कैग भारत की संचित निधि
और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्यों की आकस्मिक निधि, आकस्मिक लिख लोगे, इसको कॉन्टिजेंसी फंड कहते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? हाँ, आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से, और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करना, प्रत्येक राज्य के लोक लेखा की सभी व्यय की लेखा परीक्षा करना। इसमें 3 हमने बताया। एक बताया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक बताया भारत की या राज्य की, चाहे भारत की हो या राज्य की, आकस्मिक निधि। यह किस आर्टिकल में है? 200। ठीक, इसमें भी भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि। इसी में 1 और 2 क्लास करके है। 2 में पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, ये 3 तरह के पैसे जाते हैं। कुछ पैसे आकस्मिक निधि में रखे जाते हैं, कुछ जो है लोक लेखा में, पब्लिक अकाउंट में, कुछ भारत की संचित निधि में। इसके बारे में कोई ज्ञान है? कौन सा पैसा कहाँ जाए या सब एक ही जगह जाए? देखो, जितने टैक्सेस होते हैं, क्या होते हैं? टैक्स। वो सभी जितनी सरकार की इनकम होती है, आय, किसी भी फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में जाते हैं, वो सारे किसमें जाते हैं? संचित निधि में। जो राज्य का होगा राज्य अपने यहाँ जमा करेगा, केंद्र का होगा केंद्र अपने में करेगा। अब आती है आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित राशि रखी जाती है किसी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए और एकाएक पैसे की जरूरत हो, तो हर इंसान 1000, 2000, 10 लाख, 20 करोड़, 100 करोड़, जिसकी जितनी कैपेसिटी, कुछ पैसे आदमी अपने खराब दिन के लिए रख लेता है कि जब किसी की बीमार हो, कोई बात हो जाए, आपत्ति विपत्ति आए, तो हम पैसा क्या कर लेंगे? खर्च कर लेंगे। तो ऐसे भारत सरकार, राज्य सरकारें क्या रखती हैं? आकस्मिक कॉन्टिजेंसी फंड रखती हैं। यहाँ से जब कभी जरूरत होता है किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए, तो यह पैसा राष्ट्रपति के अंडर में होता है। किसके अंडर में होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सरकार को पैसा यहाँ से निकाल के दे देता है, परमिशन दे देता है कि भाई ठीक है, आपको प्रॉब्लम है, यहाँ से पैसा ले जाएंगे और खर्च कर लीजिए। लेकिन जब अगला बजट आप पेश करेंगे संसद में, तो जितना मान लिए हैं उतना ट्रांसफर करिए, इसमें जितना आप लिए हैं उतना क्या करिए? दे दीजिए। तो ये 1000 करोड़, 2000, 10,000, 20,000, सरकार जितना चाहे उतना पैसा इमरजेंसी के रूप में रख सकती है। ठीक, अब बात आती है पब्लिक अकाउंट क्या होता है। जितने ये लोग प्राइवेट कंसेप्ट होते हैं, एक होता है लिमिटेड लिमिटेड, तो लोगों के पीएफ कटता है, या जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, यानी कि आम जनता का पैसा वो कहाँ जाता है? पब्लिक अकाउंट। कहाँ जाता है? पब्लिक अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट है। बस चलो आगे हम जब बता दें थोड़ा सा, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि ये क्या है। कुछ समझ में आया? बाकी चीजें जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे टीचर, जो भी टीचर होगा इकोनॉमिक्स का वो डिटेल में बताएगा। हमारा जितना काम था समझाना था उतना ही मैंने बताया। आगे लिखिए पॉइंट नंबर 4, 3 नंबर की 4 3 लिखो। यह केंद्र और राज्य सरकारों के कैग, ऐसे लिखो कैग, केंद्र और राज्य सरकारों के कैग, केंद्र और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा
सभी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग समझते ना, व्यापार, सभी ट्रेडिंग सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग कामा विनिर्माण कामा लाभ और हानि लेखाओं, मतलब कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, विनिर्माण कामा लाभ और हानि लेखाओं, तुलना पत्र, बैलेंस शीट समझते हो, इसको तुलन पत्र या तुलना पत्र कहते हैं, बैलेंस शीट, तुलन पत्रों और अन्य लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, तुलना पत्रों और अन्य लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं कामा तुलना या पत्रों और अन्य लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। अच्छा, ये विनिर्माण का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, जैसे रोड बन रहा है, तो कैग ने एक बार रिपोर्ट दिया था, दिल्ली के पास कोई रोड बनी थी, वहाँ इतना घोटाला किए थे, 2-2.5 किलोमीटर का रोड था। कैग ने कहा अगर इतना पैसा खर्च कर दिया जाए तो सोने का रोड बन जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी सरकार ट्रेड करती है, व्यापार, तो व्यापार कैसे करती है सरकार? जैसे सरकार की भी कंपनियां हैं, भेल, गेल, सेल, ONGC, ये सब क्या है? गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। रेल भी एक तरह से व्यापार करती है, भाई पैसा देते हैं तो आपको ले जाती है। अब तो जनरल डब्बे ही खत्म हो गए, अब क्या हो गया? स्लीपर और उससे ज़्यादा AC। पहले AC के 1-2 डब्बे लगते थे, अब AC दिखती है, स्लीपर और जनरल के डब्बे क्या हो रहे हैं? खत्म कर दिए जा रहे हैं, और धीरे धीरे शायद खत्म ही हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, राज्य सरकार की भी कंपनियां हैं, तो ये क्या करती हैं? बेचती खरीदती हैं। तो कितना आपने खरीदा, कितना बेचा, इसकी बैलेंस शीट होती है। ठीक है, जो अकाउंट्स पढ़ते होंगे जानते होंगे, कितना हमारा क्रेडिट हुआ, कितना हमारा डेबिट हुआ, और जब क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। इन बैलेंस शीटों की तुलना करना, इसमें कुछ झोल झाल तो नहीं किए हैं, माल कम बना अधिक दिखा दिया, अधिक बना कम दिखा दिया, इन सब की क्या करेगा? जांच करेगा। यानी गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उनके लेखाओं का, उनके ट्रेडिंग का जांच करना, उन लेखाओं का परीक्षा करना, उनकी बैलेंस शीट को चेक करना और अपनी रिपोर्ट देना। ये काम किसका है? हालांकि वो सब जाता है, सब ले दे करके आगे लिखिए, ये भारत है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब ये लोग जाते हैं परीक्षा करने, कहीं जांच वाँच करने, तो दामाद की तरह चेक करते हैं, चाहे कुछ गड़बड़ लिख देगा, घोटाला किए ही रहते हैं सब, तो अपने बचाव के लिए। चलो आगे लिखिए, पॉइंट नंबर 4, कैग केंद्र और प्रत्येक राज्य की, कैग केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की, कैग केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए करता है, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए करता है कि, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण की, राजस्व के कर निर्धारण कामा संग्रह और उचित आवंटन, संग्रह और उचित आवंटन पर प्रभावी
उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर सके, निगरानी सुनिश्चित कर सके कि कितना लिए हैं, कितना दिए हैं, कितना आया है, इस सब की क्या करेगा, जांच करेगा। आगे लिखिए। कैग राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर, कैग राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरणों के लेखाओं की, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरणों के लेखाओं की भी, किसी अन्य प्राधिकरणों के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, अब समझिए, जैसे किसी अन्य का, जैसे मान लीजिए लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय स्वशासन है। एग्जाम्पल के लिए अगर राज्यपाल कहे कि जो लोकल बॉडीज है, जो प्रधान वगैरह है या जिला पंचायतें हैं, इनका भी परीक्षण करिए तो कर देगा। हालांकि राज्यपाल कहता नहीं है, उसके लिए सरकार ने एक लेखा विभाग अलग से बना रखा है, तो वो अपना जांच करवाती है। आई बात समझ में? उदाहरण के लिए जैसे स्थानीय स्वशासनों का लेखा परीक्षा करना, तो अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी अन्य प्राधिकरण का या किसी अन्य संस्थान का ऑडिट कराना चाहे, वह किसको, कैग से करवा सकता है। ठीक, आगे लिखिए, पॉइंट और ये खत्म हो जाए। दूसरा आरटीआई डालते हैं, डाउट वो नहीं, आरटीआई तो डालते हैं, यही सूचना मिलती है। हाँ, उसे सूचना जैसे मिलती है तो यहाँ से, हाँ, वो जांच करके यहाँ से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आरटीआई लगाया जाता है कि कितना पैसा कहाँ पे आया, कितना कैसे खर्च हुआ। यानी कि आरटीआई का मतलब क्या है कि कितना सरकार व्यय कर रही है, किस मत पे कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी जानकारी आम पब्लिक को हो। ठीक है, तो लोग सूचना मानते हैं उसके तहत। आगे लिखिए, कैग राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है, कैग राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के, सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, मतलब किस तरह से अपने लेखाओं का आप विवरण दीजिए, इसका प्रारूप बता देता है। वो प्रारूप समझते हैं? हाँ, वो अपना एक ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, इसका एक मॉडल दे देता है कि आप इसी फॉर्म में, इस फॉर्मेट पे भर करके हमको तैयार करके रखिए, जब हम जांच करने आएंगे। ठीक है भाई, आगे लिखिए, लास्ट पॉइंट। सीएजी केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट को, देखिए, कैग केंद्र सरकार से संबंधित लेखाओं की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्यों से संबंधित लेखाओं का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। राज्यों के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या करेंगे, अपने अपने सदन में, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन में और राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में रखवाते हैं, लिख देता है।
राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, कैग का पैसा जैसे भारत की संचित निधि से या आपके आकस्मिक निधि से कहीं से पैसा निकालना हो तो कैग की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। जितना मर्जी पैसा निकालो, खर्च करो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस खाली इसका काम इतना होता है कि जो पैसा जिस मद में आया है उसमें खर्च हुआ कि नहीं। आपने उन पैसों का झोल झाल तो नहीं किया है, पेपर में दिखा दिया और ग्राउंड लेवल पे कोई काम ना हुआ, इसकी खाली वो जांच करता है। कितना पैसा खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। मतलब एक बार अगर संसद ने या राज्य विधानमंडल ने बजट अलॉट कर दिया तो बजट के अलॉटमेंट में कैग की कोई भूमिका नहीं होती। आप जितना मर्जी बजट खर्च करिए, जितना सरकार चाहे पास करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना इससे है कि जो पैसा जिस मद में संसद या राज्य विधानमंडल ने पास किया है वह पैसा उन्हीं तरीकों से खर्च हुआ कि नहीं, और खर्च हुआ तो सही में हुआ कि नहीं, कहीं इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया है, कहीं घोटाला तो नहीं किया गया है, इसकी जांच करता है। ठीक, मतलब इस फंड पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है पैसा निकालने से, ना इस फंड पे। जितना मर्जी सरकार बजट पास कर ले और संसद की क्या ले ले, अनुमति ले ले, क्योंकि भारत के संचित निधि से पैसा तभी निकाला जाएगा जब संसद अपनी इस पर अनुमति दे दे। यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए भारत सरकार को पहले क्या करना होता है, संसद की अनुमति लेना होता है। जब तक संसद बजट के माध्यम से अपनी अनुमति नहीं दे देती है तब तक इस फंड से सरकार 25 पैसा भी नहीं निकाल पाएगी। ठीक, अब बात आती है कॉन्टीजेंसी फंड की। तो कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा राष्ट्रपति बिना संसद की पूर्व अनुमति के दे देता है। कंटीजेंसी फंड से पैसा लेने के लिए संसद की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह पैसा आपको अगले बजट में वापस करना, उधार है। यहाँ से जो पैसा ले लेंगे वो उधार नहीं है, आया और खर्च करो, इसलिए इसकी जरूरत नहीं होती है। कंटीजेंसी फंड से संसद के पूर्व अनुमति के ही पैसा दे दिया जाता है। एक बार IAS में पूछा था कि कॉन्टीजेंसी फंड से या भारत की आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है कि नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होती है। लेकिन जबकि कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए अनुमति की जरूरत होती है, पूर्व अनुमति अनिवार्य है। तो बाद में सर लेकिन कराना पड़ता है ना, बाद में संसद के समक्ष रखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल रखना पड़ेगा, तो रखना ही पड़ेगा। जब पैसा खर्च कर लेंगे तो तभी तो बजट से पास करके इसमें ट्रांसफर करेंगे, तो रखेंगे स्तंभ के सामने, बिना कैसे पैसा निकाल लेंगे। सब जो रेल आपदा वगैरह होती है, जो हाँ, कोई भी रेल आपदा हो, या मान लीजिए कभी कोविड जैसी महामारी हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कहीं पे तूफान आ जाए, जैसे सुनामी आ जाए, ऐसे आपदाओं के लिए हाँ तो आकस्मिक। अब हम लोग क्या पढ़ लें, छोटा टॉपिक इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ लें। सर कैट के सदस्य कौन होते हैं? कोई नहीं, दस कहाँ होता है, नहीं कहा कर्मचारी होते हैं, उसके ऑफिस होता है कैग का, उसमें लोग सर्विस करते हैं आगे डिपार्टमेंट में, AO, डबल AO, अकाउंटेंट भी होते हैं। आई बात समझ? यस सर। अब चलिए इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ रहे हैं।
एक टॉपिक और निपटा लिया जाए। एक हम लोग और पढ़ेंगे इंटर स्टेट काउंसिल, जिसके बारे में पहले बता दें, समझा दें, उसके बाद डालिए हेडिंग आर्टिकल 263। इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया कोई बताए? Have any idea about interstate council? नहीं, वो अलग है, वो आर्टिकल 262 में। ये हम 263 की बात कर रहे हैं। एक चीज आप लोगों ने शायद जानते हो या नहीं, सहयोगात्मक संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक चीज आपको पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक ये समझा? इसके बारे में कोई आइडिया? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहयोगात्मक संघवाद, नाम कभी सुना? देखो, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, संघीय, हालांकि कहीं ये व्यवस्था लिखा संघीय, नॉर्मल, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में जो हमारा संविधान है वह संघीय मॉडल पे काम करता है या संघीय व्यवस्था के अधीन काम करता है। संघीय का मतलब क्या होता है? संघीय मॉडल या संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? फेडरल या फेडरलिज्म। संघवाद क्या होता है? जिस गवर्नमेंट में सर पावर और शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ बढ़ता है। नहीं, वो तो कनाडियन मॉडल है, वो नहीं, वो तो आप थोड़ा सा, शक्तियों का बंटवारा। हाँ, जहाँ पर शक्तियों का केंद्र और राज्य में शक्तियों का क्या होना चाहिए? बंटवारा हो, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो आपके आर्टिकल 246 के अंतर्गत 7th शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। केंद्र सरकार अपने लिस्ट पे काम करती है, राज्य सरकार अपने, और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं। अब बात आती है हमारे यहाँ जो संघीय शासन व्यवस्था है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क एज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र और राज्य अपने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? 2 सरकारें होनी चाहिए, देश के स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा फीचर क्या होता है? द्विसदनीय व्यवस्था। कितने सदन होनी चाहिए? 2 सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा राज्यों के हितों को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? राज्यों के हितों का संरक्षण करती है। और क्या होना चाहिए? चौथा, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। 5वां, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ये हैं फेडरल फीचर्स। क्या है ये? संघीय शासन व्यवस्था के फीचर। हमारे यहाँ यह व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान कहते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल का प्रावधान है।
आपातकाल के समय सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार मेक द लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो बिना कुछ कहे ही जैसे ही आपातकाल लगता है हमारे यहाँ राज्य की सारी शक्तियाँ केंद्र की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो हमारा संविधान परिस्थितियों के अनुसार नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में संघीय मॉडल व्यवस्था पे काम करता है। ऐसे एब नॉर्मल में आने की जब इमरजेंसी लागू होती है तो हमारा संविधान एकात्मक में बदल जाता है। संघात्मक से किसमें बदल जाता है? एकात्मक में। संघात्मक से एकात्मक में बदल जाता है, यानी जो राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है वो खत्म हो जाता है और सब सारी शक्तियां संघ सरकार के पास चली जाती है। यानी कि किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए संघ सरकार मजबूत हो जाती है। तो अब आता है केंद्र और राज्यों के बीच कैसे संबंध को सुधारा जाए। तो एक कमेटी बनाई गई थी, सरकारिया आयोग। क्या बनाया गया था? सरकारिया आयोग। नाम सुना है? 1983 से लेकर 88-89 तक की कमेटी ने काम किया। 88-89 रंजीत सिंह सरकारिया, पूरा इनका नाम था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि केंद्र और राज्यों के बीच कैसे कोऑपरेट किया जाए। मतलब किसी भी मुद्दे पर, जैसे हमारे यहाँ सहयोगात्मक संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि केंद्र और राज्य को मिलकर के इस देश के विकास को आगे बढ़ाना है। अब ये नहीं ये केंद्र सरकार का काम है और ये राज्य सरकार का काम है। तो केंद्र और राज्य दोनों सहयोग से काम करेंगे, कोऑपरेशन से काम करेंगे, कोई एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक, कोई बेवजह किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं देगा। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि क्या करें, एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करें। तो वेलफेयर स्टेट का निर्माण तभी होगा जब केंद्र और संघ राज्य के बीच क्या हो, मधुर संबंध हो, ये संबंध खराब ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्य सरकारों को केंद्र सरकार एक नहीं ना जाने कितने बार अपने राजनीतिक फायदे के लिए आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल लगा करके डिसमिस कर देती है। तो इससे क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में क्या आता है, खटास आता है। और जहां जिस घर में या जिस देश में केंद्र अलग चले राज्य अलग चले, वह उस देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए सरकारिया कमीशन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को सुधारने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। अच्छा, ये पहले क्यों नहीं बनाई गई? इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1990 में बनाई गई। तो ये पहले क्यों नहीं बना दी गई? पहले इसलिए नहीं बनाई गई, लगभग 80 के दशक तक, मतलब जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के 90 मान लो आप, बीच में एक बार 78 में जनता सरकार आई 2.5 साल के लिए, बीच में बीपी सिंह और ये चंद्रशेखर थोड़े थोड़े समय के लिए पीएम बने थे, और लगभग 96 तक 2-4-5 सालों को बीच में छोड़ दिया जाए तो एक पार्टी की सरकार रही केंद्र सरकार, और राज्य सरकार में किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही। जब एक क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा धीरे धीरे, यानी 80 के दशक आते आते क्षेत्रीय दल क्या हो गए, मजबूत होने लगे। जब क्षेत्रीय दल मजबूत होने लगे तो केंद्र सरकार से अपनी डिमांड बढ़ाने लगे, हमको फंड ज्यादा दो, हमको पैसे दीजिए, एक्सेट्रा। आज जब दोनों जगह केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है, जिसे डबल इंजन की सरकार मीडिया के द्वारा कहा जाता है, तो उन सरकारों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि पार्टी का मोटो एक होता है, अलायंस होता है, उसी की सरकार होती है, तो वहां पे विवाद होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होते हैं। लेकिन जहां पर केंद्र सरकार अलग रूलिंग पार्टी का हो और राज्य सरकारें अलग हो, तो राज्य सरकारें अक्सर केंद्र पे आरोप लगाती हैं कि हमको फंड नहीं मिलता है, हमको सहायता अनुदान नहीं मिलता है, हमारे हिस्से का जो टैक्सेस है सरकार समय पे नहीं देती है। तो क्या होता है, केंद्र और राज्य के हित आपस में टकराते हैं। इन टकरावों को दूर करने के लिए ही क्या बनाया गया,
इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण किया गया। पहले क्यों नहीं बनाया गया? पहले मोस्टली राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होती थी। कांग्रेस की केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार का विरोध नहीं करती थी। कैसे करेंगी? बॉस वहां बैठे हैं, नहीं खुश हो जाएंगे, आपको मुख्यमंत्री से हटा देंगे एक्सेट्रा। आई बात समझ में? लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टियां आने लगी तब यह महसूस किए जाने लगा कि अब जो है केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई मुद्दा है, अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब एक राज्य का अलग राज्यों का एक कोई साझा हित है, ऐसे मुद्दों को हम एक साथ बैठ करके, सारे राज्य और केंद्र एक साथ बैठ करके, या यूटी के जो सीएम है उनको भी बुला करके एक साथ बैठ करके हम मामले को क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को अच्छा बनाने के उद्देश्य से ही क्या बनाया गया? इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मेंबर कौन होते हैं? राज्यों के सभी मुख्यमंत्री। यूनियन टेरिटरी जहां 3 हैं, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, वहां के सीएम। बाकी जो 5 आपकी यूटी हैं, जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, यही 5 तो बचे। इनके एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक आते हैं, जिसको एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, वहाँ का रिप्रेजेंट करते हैं। एक साथ बैठ करके क्या करते हैं? मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। पीएम कैबिनेट रैंक के मंत्री को भी आमंत्रित कर सकता है, बुला सकता है बैठक में, और सारे प्रॉब्लम को एक जगह क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। इसीलिए क्या बनाया जाता है? इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है। कुछ समझ में आया? खत्म हो गया टॉपिक, इतना ही था। अब लिखवा दें। हाँ? आप लोग बड़े समझदार हो गए हैं भाई, एक ही बार में समझ जाते हैं। बोलो, कुछ क्या नहीं कह रहा? एक ही बार में इतना बढ़िया तो आप नहीं पढ़ाते। चलिए डालिए हेडिंग। डाल लिया हेडिंग लिखने के लिए? 10 मिनट में हो पाएगा यार। 10 मिनट क्लास बढ़ा दीजिए। ट्रेन वो चली गई शायद। है जरा देखो, मथुरा है क्या? चेक करो। क्या बजे है? अरे वो तो डेमो है यार, वो धीरे धीरे जाएगी, कहीं लटका देगी रास्ते में। 4:15 पे है। हाँ वो सही है। चलो कोई नहीं। सरकारिया कमीशन। अच्छा एक चीज़ करें, तुम लोगों को कुछ मटेरियल हम लिख करके भेज दें, तो लिख करके अलाओगे? घर से लिख लो, तो हमको लिखवाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा मेहनत कम पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इसको लिखवा देते हैं। 10-5 मिनट क्लास। अच्छा 10 मिनट क्लास स्टार्ट पड़े, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो इसको खत्म कर दें, नहीं तो फिर लटक जाएगा। अभी टाइम बहुत। लिखिए। दूर से आती है ना, कौन दूर से आता है? हम भी दूर से आते हैं, लखनऊ से आए हैं। हम भी तो बहुत दूर से आए हैं। अभी हमको और दूर जाना है, यहाँ से गोरखपुर से गांव रामचौरा 70-100 किलोमीटर हमें जाना है। 100। हाँ ये बात कहो कि हम भी आर गर्ल्स, हमको जाने में दिक्कत है। दिस इज द नोटिसेबल पॉइंट। मुझे नहीं होता है। अच्छा कोई नहीं, लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। देखो केंद्र राज्य संबंधों से देखो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग क्या लिखेंगे? सरकारिया आयोग बना कब था? 1983 में रिपोर्ट दिया था। 88 कब दिया था? ब्रैकेट में लिख लेना, सरकारिया आयोग 83 में बना था और 88 रिपोर्ट दिया था।
ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक, इस सुझाव को मानते हुए बीपी सिंह सरकार, कौन सरकार? बीपी सिंह सरकार ने 1990 में एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया। 1990 में एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला लिखिए, फर्स्ट अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष कौन होगा? पहला लिखेंगे अध्यक्ष देंगे पीएम, प्रधानमंत्री। दूसरा लिखिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तीसरा लिखिए, थर्ड विधानसभा वाले केंद्र, ऐसे लिख लो, यूटी के मुख्यमंत्री। तीसरा कौन? यूटी के। तो यूटी का मुख्यमंत्री वही होगा जहां विधानसभा हो। यूटी के मुख्यमंत्री तो यही तीन है, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू लद्दाख, जम्मू कश्मीर साहब, जम्मू कश्मीर। ये तीनों के मुख्यमंत्री, यूटी के मुख्यमंत्री। ठीक, चौथा पॉइंट लिखिए, यूटी के प्रशासक। चौथा, जहां विधानसभाएं नहीं है वहां यूटी के क्या होंगे? प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। पांचवा लिखिए, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। जैसे किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है, उस राज्य के मंत्रिपरिषद को, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। जब सीएम है ही नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसका मतलब यह है बेटा। चलिए आगे लिखिए, लिख लिया इसको? चलिए अगला पॉइंट लिखिए, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ब्रैकेट में गृह मंत्री सहित, मतलब एक गृह मंत्री जरूर रहेगा। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ब्रैकेट में गृह मंत्री सहित, मतलब एक गृह मंत्री उसमें कंपल्सरी रहेगा। अगला लिखिए डियर, नेक्स्ट इसका काम लिख लीजिए, अंतरराज्यीय परिषद के कार्य। ये मेंबर हो गए सारे। अब क्या लिखेंगे? अंतरराज्यीय परिषद के कार्य। बुक भी एक बार पढ़ लेना, आई बात समझ में?
क्योंकि सारी चीजें बुक के डिलीवर्ड नहीं होती हैं, कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, तो उसके लिए बुक्स भी आप पढ़ेंगे। लिखिए, ऐसे विषयों पर अन्वेषण, अन्वेषण समझते हो ना, जांच पड़ताल, अन्वेषण। देखिए, ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्य और केंद्र के साझा हित हों, जिसमें राज्य और केंद्र के साझा हित हों। ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्य और केंद्र के साझा हित हों। लिख लिया? यस सर। सेकंड पॉइंट लिखिए, इन विषय पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में, इन विषय पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए, इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना। क्या करना? सिफारिश करना। और अगला पॉइंट लिखिए, ऐसे दूसरे विषय पर विचार विमर्श करना। थर्ड पॉइंट, ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के सामान्य हित में हो। ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के सामान्य हित में हो। ठीक है भाई? ओवर एंड आउट। क्या हो गया? मेंटल स्टेट काउंसिल को समझ में आया? अगली हेडिंग डाल लीजिए, चुनाव आयोग अभी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324। ये डिस्कस हम लोग कब करेंगे? अगले क्लास में। ओके, चलिए टाटा बाय बाय। ठीक, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई समस्या